जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से एक बार अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। मैं विकास सर आप सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 5 का संपूर्ण लेखक परिचय और सारांश लेकर आए हैं, जिसका नाम है रोज। यानी गद्य खंड का क्लास 12 गद्य खंड का ये 5 चैप्टर है, जिसका नाम है रोज। और रोज एक क्या है बाबू? कहानी है। आज हम लोग इस चैप्टर के यानी रोज चैप्टर के लेखक परिचय और साथ ही साथ हम लोग इस पूरे कहानी के संपूर्ण अर्थ हम लोग एक सरल और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर लेखक परिचय हर चैप्टर का जानना जरूरी है। तो बिल्कुल बाबू, आप सबको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसमें से करीब 70% जो आपका रहता है वो लेखक परिचय से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। इसलिए हर चैप्टर का लेखक परिचय जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोज कहानी के लेखक परिचय, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रोज क्या है। तो रोज एक कहानी है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में लगभग वर्ष में कि रोज क्या है। तो रोज एक कहानी है। अगर हम लोग रोज इस चैप्टर के लेखक की बात करेंगे यानी कि रोज कहानी के लेखक कौन है, तो उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन, है ना। वात्स्ययानन नाम है इनका, वात्स्ययानन अज्ञेय। शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि रोज चैप्टर का, रोज कहानी का जो लेखक है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययानन अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन बोले तो मृत्यु जो है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुई थी। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे तो सच्चिदानंद हीरानंद जी यानी कि अज्ञेय जी का जन्म जो हुआ था, है ना, जन्म स्थान यानी कि इनका जन्म जो हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये मूल निवास कहाँ के थे? करतारपुर पंजाब के। भले ही अज्ञेय जी का जन्म कुशीनगर की यूपी में हुआ था, लेकिन ये मूल निवास कहाँ के थे? तो करतारपुर पंजाब, आपको याद रखना है। अज्ञेय जी के माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम बेअंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। अब थोड़ा सा हम लोग अज्ञेय जी के शिक्षा की बात कर लेंगे। तो देखिए अज्ञेय जी के शिक्षा में यहाँ पे बताया गया है कि अज्ञेय जी मैट्रिक 1925 में किए थे, इंटर 1927 में और बीएससी जो किए थे वो 1929 ईस्वी में किए थे। यानी कि कंटिन्यू लगातार निरंतर इनकी पढ़ाई, है ना, चलती रही। मैट्रिक 1925 में, इंटर 1927 में और बीएससी 1929 में। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे तो अज्ञेय जी को, है ना, कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था, जिसमें 2 महत्वपूर्ण है। एक आपका है ना, एक आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी अज्ञेय जी को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययानन अज्ञेय जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अज्ञेय जी की प्रमुख कृतियां, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन है? तो आपको एक याद रखना है इंद्र सभा और दूसरा आनंद बंधु, तीसरा याद रखना है पत्रिका, है ना। अब बहुत सारे बच्चा बोलता है कि सर लेखक परिचय तो आप बहुत छोटा में बता दिए, किताब में तो 2 पेज में दिया हुआ रहता है। तो आप किताब को छोड़िए और जो यहाँ पे आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसको आप उस पर पकड़ कीजिए। आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। इतना से ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये रहा आपका रोज कहानी का लेखक परिचय। अब हम लोग बात करेंगे रोज कहानी के संपूर्ण अर्थ यानी भावार्थ की बात करेंगे एकदम सरल भाषा में। आइए तो सबसे पहले हम लोग इस कहानी का सारांश समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, उम्मीद विश्वास करते हैं कि जरूर आपको समझ में आएगा। सबसे पहला
लाइन जो है वो कहा गया कि रोज कहानी शीर्षक के रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्वान श्री सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे द्वारा लिखी गई है। यानी कि ये रोज कहानी जो है ये आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्वान श्री सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बताया गया कि रोज अज्ञे जी की बहुचर्चित कहानी है। ये रोज जो है ये अज्ञे जी की बहुचर्चित एवं प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी में मध्यम वर्ग भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया है। यानी कि रोज कहानी जो है ये मध्यम वर्ग भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा के बारे में चित्रण किया गया है। घरेलू स्त्री के जीवन काम के अलावा कुछ रह जाता, वह अपना सारा समय घर के कामों में निकाल देती है। अगर हम लोग एक घरेलू स्त्री की बात करेंगे, उसके जीवन की बात करेंगे, तो घरेलू स्त्री का जीवन जो होता है काम के अलावा कोई कुछ और नहीं रहता है। सारा उसका समय और जीवन जो है घर के काम करते करते ही क्या हो जाता है, निकल जाता है। कहानी आत्मकथा शैली में है और इसके प्रमुख पात्र लेखक और उसकी बहन मालती है। यहाँ पे बताया गया है कि कहानी जो है वो आत्मकथा शैली में है और इसके प्रमुख पात्र लेखक है और एक लेखक की दूर की बहन जिसका नाम क्या है, मालती है। कहानी की शुरुआत अचानक से होती है। दोपहर को उस आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। शादी के कई साल बाद जो है लेखक अपने दूर की बहन मालती के घर जाते हैं और वो कब गए तो दोपहर के समय में, और वो कह रहे हैं कि दोपहर को उस आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। उनकी आहट सुनकर मालती बाहर आई। अंदर पहुंचकर लेखक ने पूछा, वे यहाँ नहीं है, किनके बारे में? तो मालती के पति के बारे में। मालती के पति का नाम था महेश्वर, आपको याद रखना है। लेखक घर में जाने के बाद जब उनकी आहट सुनकर मालती घर से बाहर निकलती है तो लेखक अंदर जाकर और पूछते हैं, वे यहाँ नहीं है क्या? उत्तर मिला तो मालती बोलती है, अभी दफ्तर से नहीं आए हैं। मालती पंखा उठा लाई और ऊपर झुलाने लगी। किनके ऊपर? लेखक के ऊपर। उसके व्यवहार में कर्तव्य पालन का भाव कुछ अधिक ही है। बचपन की बावली चंचल लड़की शादी के बाद इतना बदल जाती है। अब लेखक कह रहे हैं कि भाई बचपन में तो ये बावली थी, है ना, बौली थी बचपन में, लेकिन शादी के बाद ये बहुत बदल गई है। और वो कह रहे हैं कि शादी के बाद हर एक लड़की जो है वो बदल जाती है, कि चुप्पी उसके चेहरे पर छा जाती है ना। लेखक जब गए उसके घर तो एकदम चेहरे पर उसका उदासी और चुप्पी छा गया, कुछ लेखक से बातचीत ही नहीं कर रही है। और इसीलिए लेखक बोलते हैं कि भाई शादी के पहले तो ये बावली और चंचल थी और शादी के बाद ये बिल्कुल क्या हो गई, बदल गई। आगे देखिए, आगे बताया गया उसका व्यक्तित्व भी बुझ सा गया। अतिथि का आगमन वहां कोई उल्लास का कारण नहीं और अतिथि को भी वहां कोई छाया मंडराती सी दिखाई देती है। और अतिथि घर में गए, मालती के घर में लेखक अतिथि के रूप में जाते हैं, फिर भी मालती के मन चेहरे पर उदासी और मन में चुप्पी साधी सी वो चुपचाप बैठी हुई है। मौन छाए वातावरण को मालती का बच्चा भंग करता है। मालती का एक बच्चा था जिसका नाम था टीटी। मालती उसको संभालने चली जाती है। मालती लेखक की दूर के रिश्ते से बहन थी, वह उसके साथ सखी रूप में रही थी। उनका संबंध ही ऐसा था, साथ खेलती, लड़ती, पीटते और पढ़ते भी साथ ही थे। लेखक 4 वर्ष बाद उससे मिलने गया था। यानी मालती के बारे में और लेखक के बारे में बताया गया कि जब मालती की बचपना थी तो वो लेखक के साथ ही खेलती थी, खाती थी, है ना, और साथ में एक दूसरे के पढ़ते थे और पिटापिटी भी चलता था। बच्चे का नाम लेखक ने पूछा तो पता चला नाम कोई रखा नहीं, पर हम टीटी कहते हैं। लेखक को यह भी अखरता है कि मालती ने कोई बात नहीं की और लेखक के जाने के बाद उनके मन में ये बात अखरता है कि भाई 4 साल के बाद हम मालती से मिलने आए, लेकिन मालती जो है हमसे बात नहीं कर पा रही है। कैसा हूँ यह भी नहीं पूछा। लेखक ने एक बार प्रश्न किया
तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, वह मात्र चौंक कर हूं कहकर शांत हो गई। मालती का अंतर दबाव, मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियां, भटक गर्दी और संज्ञाहीनता की स्थिति मौजूद थी। थकान, सब्जी का अभाव, पानी समय पर नहीं आता, यह भी परेशानी है। और मालती के मन में हर एक चीज के लिए सब्जियां उसके घर में समय से नहीं आता था, पानी नहीं आता था, बच्चे बहुत ज्यादा उसके परेशान करते थे और काम करते करते इतना न थकान हो जाती थी कि उसको किसी से बात करने का मन नहीं करता था। नौकर भी नहीं मिलता। मालती के पति दोपहर के 3 बजे और रात्रि के 10 बजे भोजन करते हैं। मालती का जीवन रोज एक सा ही है। पति का अधिकांश समय डिस्पेंसरी में बीतता है या सोने में। यहाँ मालती की अंतरिकता को भली प्रकार भला उभारा गया है, जिसमें लेखक को सफलता भी मिली है। उसके पति का आगमन होता है। लेखक ने उनको पहली बार देखा था, दोनों का परिचय हुआ। उनका नाम था महेश्वर। लेखक ने पहली बार जो है मालती के पति से उनका मुलाकात हुआ है ना, और पता चला कि उनका नाम क्या है, महेश्वर है। वे एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे। उनकी अस्पताल की जिंदगी की भी चर्चा है। उनकी स्क्रीन पर ही दोनों में वार्तालाप होता रहा। खाना आ गया। लेखक ने मालती से पूछा, तुम नहीं खाओगी? उत्तर महेश्वर ने दिया, वह पीछे खाया करती है। जब महेश्वर और लेखक को मालती खाना लाकर देती है तो मालती को लेखक ने पूछा कि तुम नहीं खाओगी, तो मालती इसका जवाब न देकर उसके पति महेश्वर देता है जवाब और बोलता है कि वो सबसे पीछे खाया करती है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर अनौपचारिक वार्तालाप करते रहे। मालती बर्तन मांजती रही। बच्चा बार बार पलंग से गिर जाता है। मालती तीखी प्रतिक्रिया दिखाती है। यह आभास होता है कि वह इतना बताना चाहती है कि वह बर्तन मांजे या बच्चा संभाले। बेचारी बर्तन मांजने जाती थी तो उसके बच्चे गिर जाते थे, और जब गिरते थे वो तो तीखी प्रतिक्रिया यानी कि धीरे धीरे उठकर बर्तन मांजती थी, वहां से जाती थी बच्चे को संभालने, फिर बच्चे को सुलाकर आती थी बर्तन मांजने। आगे देखिए, कहा गया यह कहानी नारी की विषम स्थिति पर गहरी छाया डालती है। कहानी का अंत भी करुण है। 11 का घंटा बजता है। मालती कहती है 11 बज गए। यह उसकी गहरी निराशा का भाव है। रोज ही यह होता है। 11 बजता है, घंटी बज जाता है, उसके बाद घंटा बजते ही मालती के मन में निराशा सा छा जाता है, और ये प्रक्रिया डेली का होता है। एक घटना और भी महत्वपूर्ण है। महेश्वर कुछ आम लाए थे जो अखबार में लिपटे थे। महेश्वर उन्हें धोने को कहते हैं। मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती है। यह बताता है कि मालती की जिंदगी एक दायरे में सिमट गई है, वह अखबार भी नहीं पढ़ सकती। यहाँ यह भी तड़प व्यंजित है कि वह बाहरी दुनियादारी से मिलना चाहती है। यानी कि अंत होते होते कहानी में यह पता चला कि बाहरी दुनियादारी से मालती को कोई मतलब नहीं था। वो अपने जिंदगी में घर के कामों में क्या थी, सिमटी हुई थी, और वो भी चाहती थी कि हम भी दूसरे के जैसा आजाद होते, स्वतंत्र होते, और बाहरी दुनियादारी को हम भी क्या करते, देखते। तो ये था मेरे भाई बंधु, ये था इस कहानी, रोज कहानी के संपूर्ण सारांश, और उम्मीद विश्वास करते हैं कि आप सबको जरूर समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो चैप्टर 6 के साथ।